मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 8 में विज्ञान विषय में हम लास्ट वीडियो में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था दहन एवं ज्वाला, पार्ट 6, पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला, दहन एवं ज्वाला, दहन और ज्वाला पार्ट को पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने दहन के विषय में पढ़ लिया था कुछ कि दहन क्या होता है, किसे कहते हैं दहन, और दहन की प्रक्रिया किस ताप के ऊपर होती है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। एक नाम था ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, जिसकी डेफिनेशन परिभाषा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ है वो जलने लगता है, वो ताप क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है, जलने लगता है, ज्वलन ताप, वह ताप जिसमें कोई पदार्थ जलने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ का कौन सा ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप की परिभाषा जो लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम अपने चल रही थी, पार्ट 6 कक्षा 8 विज्ञान विषय हिंदी मीडियम। ज्वलन ताप वह ताप जिसमें कोई पदार्थ है वो जलने लगता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन में जितने भी पदार्थ हैं हम देखते हैं कि वो स्वतः नहीं जलते हैं, जबकि उनके ताप को बढ़ाया जाता है और उसका ताप ज्वलन ताप से ऊपर हो जाता है तो वो जलने लगते हैं। तो ज्वलन ताप ही बहुत है वो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। जैसे कि हम देखते हैं कि भी माचिस की जो तिल्ली होती है वो अपने आप आग नहीं पकड़ती, माचिस की तिल्ली अपने आप आग नहीं पकड़ती, जबकि माचिस के जब डिबिया की हम जब उसको रगड़ते हैं तो रगड़ने से वो उन दोनों के बीच में घर्षण होता है और घर्षण से उनका ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने से उनका ताप ज्वलन ताप के बराबर आ जाता है, और उस स्थिति में माचिस की तिल्ली क्या होने लगती है, प्रज्वलित होने लगती है, यानी जलने लगती है। माचिस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना इतिहास है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन काल में जब मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। चीड़ की लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो गंधक में डुबो करके माचिस के रूप में उपयोग में किए जाते थे। आधुनिक जो निरापद जो आज की माचिस का विकास हुआ वो लगभग 200 वर्ष पूर्व एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस के मिश्रण और कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलकर के और उचित लकड़ी से वो माचिस से बनाई गई थी। यानी कुछ रसायन हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा है वो है पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस, इनके मिश्रण को है वो माचिस लकड़ी के है वो लपेट करके माचिस की तिल्ली का निर्माण किया गया।
जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होने लगता है, जिससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम आने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हो गया। इसलिए आजकल है वो जो माचिस है उसके सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ही लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच का थोड़ा सा वो लाल फास्फोरस है वो लगा देते हैं। रगड़ने वाली जो माचिस की जो डिब्बिया होती है उसके ऊपर है वो कांच का चूर्ण, ताकि वो खुरदरा हो जाए, और लाल फास्फोरस है वो उस पर लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ये तुरंत ही माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। और ये होती है अपनी आजकल की जो माचिस जो हम काम में लेते हैं। दाह्य पदार्थ जो होते हैं वो स्वतः आग नहीं पकड़ते, वो उनको आग पकड़ाने के लिए उनके ताप को ज्वलन ताप से अधिक करना पड़ता है। जब तक उनका ताप ज्वलन ताप से कम होता है तब तक वो स्वयं आग नहीं पकड़ते। हम घर में देखते हैं कि भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते हुए हमने देखा होगा। भोजन पकाने वाला तेल अपने पास जब तक पड़ा रहता है बिल्कुल आग नहीं पकड़ता, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं उस स्थिति में कभी कभार वो आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि जब हम उसको बर्तन में डाल करके ऊष्मा यानी बर्नर के नीचे गर्म करते हैं, सब्जी वगैरह बनाने में गर्म करते हैं, तो उसका ताप वो ज्वलन ताप से ज़्यादा हो जाता है। उस स्थिति में वो क्या कर लेता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। ऐसे ही मिट्टी का तेल जब तक पड़ा रहता है तब तक वो आग नहीं पकड़ता, लेकिन उसका ताप यदि ज्वलन ताप से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उस स्थिति में वो क्या होने लगता है, आग पकड़ लेता है। तो किसी भी पदार्थ का, दाह्य पदार्थ का है वो जलना कब प्रारंभ हो जाता है? जब उसका ताप वो ज्वलन ताप के बराबर हो जाता है। एक आपके है वो क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 6.4। क्रियाकलाप 6.4 वो भी ज्वलन ताप को स्पष्ट करता है। क्रियाकलाप 6.4 है वो ज्वलन ताप को स्पष्ट करता है। कैसे कि कागज की दो कीप बना लेते हैं, कीप, कागज की दो क्या बना लेते हैं, कीप बना लेते हैं। और एक कीप में हम क्या कर देते हैं, जल भर लेते हैं। एक कीप में जल भर लेते हैं, एक कीप को खाली रखते हैं। दोनों कीपों को नीचे से बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, जलाते हैं। दोनों कीपों को नीचे से बर्नर की सहायता से जलाते हैं। तो ये कागज की जो कीप है वो जल्दी जलना प्रारंभ हो जाती है, जबकि ये जल्दी नहीं जलती, जलने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि इस कीप के अंदर जो जल भरा हुआ है वो क्या करता है, वो जो जल है वो पहले गर्म होता है। जब हमें कागज की कीपों को गर्म करते हैं तो पहले ये जल है वो गर्म होता है, गर्म होकर के उबलने लगता है, और उबलने के बाद है वो जल है वो उस कागज के ज्वलन ताप तक उसका ताप पहुंचता है, और उस स्थिति में फिर है वो जलना प्रारंभ होती है। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी पदार्थ का जब तक ज्वलन ताप है वो ज्वलन ताप तक उसका ताप नहीं पहुंच जाए तब तक है वो दाह्य पदार्थ कभी जलते नहीं है। बहुत सारे है वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उन वो पदार्थ है वो सरलता से ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल्दी जलना प्रारंभ कर देते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो सरलता से आग पकड़ लेते हैं उन पदार्थों
ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों की जिसे मुख्य मैं उदाहरण बताऊँ, पेट्रोल है, एल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी गैस है, ये सब पदार्थ वो कौन से पदार्थ की सूची में आते हैं? ज्वलनशील पदार्थों की सूची में आते हैं। ये पदार्थ है वो इन पदार्थों का तापमान है जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो शीघ्रता से क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। जैसे इसी है वो ज्वलनशील पदार्थों का ही उपयोग है वो आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है? हम इस बारे में जानते हैं कि आग लगने के लिए है वो कुछ कंडीशन यानी कुछ शर्त होती है, यानी कुछ पदार्थ होते हैं जो आग को जलाने में सहायक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि कुछ जो आग पकड़ने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों की उपस्थिति में ही आग वो शीघ्रता से हवा लगती है। अब उनमें से यदि किसी एक कंटेंट की मात्रा हम कम कर देते हैं या उसके प्रभाव उसका ताप, एक पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से कम कर देते हैं, तो वो उस स्थिति में हम आग पर क्या कर सकते हैं? काबू पा सकते हैं। देखिए आग पर किस प्रकार से काबू पाया जाता है। आपने शायद फायर ब्रिगेड को कभी देखा होगा। आग बुझाने वाले यंत्र, अग्निशामक यंत्र के बारे में आप जानते होंगे। उसमें क्या होता है? आग बुझाने वाले यंत्र में जल के साथ वो CO2 गैस है वो मतलब प्रवाहित की जाती है, छोड़ी जाती है लगी हुई आग के ऊपर। तो जल है वो ज्वलनशील पदार्थों को, जो पदार्थ जल रहे हैं उन ज्वलनशील पदार्थों को जल ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप वो ज्वलन ताप से कम हो जाता है और उस स्थिति में आग वो फैलना रुक जाती है। जलवाष्प ज्वलनशील ताप को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति भी बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 मुख्य है वो पदार्थ जरूरी है। पहला पदार्थ है ईंधन, और दूसरा पदार्थ है वायु यानी ऑक्सीजन, और तीसरी बात है वो ऊष्मा। यदि इनमें से किसी एक को हम कम कर देते हैं, वायु को या ऊष्मा को यानी वहाँ के तापमान को या फिर ईंधन को, इनमें से एक को हटा दिया जाता है तो आग पर सरलता से क्या पाया जा सकता है? काबू पाया जा सकता है। आग बुझाने का कार्य वायु का प्रवाह काटने से कम किया जा सकता है या तापमान को कम करके भी हम आग बुझाने का काम कर सकते हैं। जैसे आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र वो किस प्रकार से काम करता है? देखिए, जल सबसे अधिक प्रज्वलित अग्निशामक पदार्थ है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी या कागज जैसी वस्तुओं के ऊपर आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों पर आग लगी हो तो जल में विद्युत का चालन होता है, इसलिए आग बुझाने में हमें हानि पहुंच सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए भी जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जल है वो तेल से भारी होता है, अतः ये तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, जिससे तेल तो जलता रहता है और जल से आग बुझती नहीं है। जैसे ही हम उसके ऊपर जल डालेंगे तो जल है वो तेल से भारी होने के कारण वो तो नीचे चला जाएगा और तेल है वो ऊपर जलता ही रह जाएगा। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में यदि आग लग जाए तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे अच्छा पदार्थ है। इसका उपयोग हम अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ ये भी है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति है वो द्रवित सिलेंडरों के रूप में उनको भर करके उन सिलेंडरों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम अग्निशामक यंत्र के रूप में हम काम में ले सकते हैं। न केवल यह आग बुझाने का कार्य करता है बल्कि चारों तरफ है वो ऑक्सीजन के संपर्क को भी ये तोड़ देता है, जिससे है वो जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और ईंधन का ताप है वो कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड
है वो प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका भी है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव यदि किया जाए तो उससे भी है वो आग पर काबू पाया जा सकता है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो क्या कर देती है, आग को बुझा देती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को है वो अग्निशामक यंत्र में काम में लिया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको अभी जो बताया कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, आग पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्य हमें करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ये मैंने आपको अभी है वो बताया है। तो ऐसा प्रश्न भी आपके आ सकता है कि अग्निशामक यंत्र का वर्णन कीजिए या ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखिए या ज्वलन ताप किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। आगे हम आपको पढ़ेंगे दहन के प्रकार। दहन के दो प्रकार हैं, एक तीव्र दहन और एक होता है स्वतः दहन। तीव्र दहन जिसमें पदार्थ वो तेज गति से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इस प्रकार का दहन है वो तीव्र दहन कहलाता है। स्वतः दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के या अचानक लपटों के साथ वो आग नहीं पकड़ता, ऐसे दहन को वो स्वतः दहन कहते हैं। तो दहन वो दो प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन करने वाले जो पदार्थ हैं उनमें मुख्य पदार्थ वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पदार्थ जो है वो कमरे के ताप के ऊपर भी वायु के साथ अभिक्रिया करके वो जलने लगता है। हम दीवारों के ऊपर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखे को चलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश की ध्वनि पैदा होती है। इस अभिक्रिया में बिना गैस बनी गैस वो बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया वो विस्फोटक अभिक्रिया कहलाती है। तो जो आतिशबाजी के अंदर है वो विस्फोटक अभिक्रिया यानी पटाखों पर दाब डालने पर विस्फोट उत्पन्न होता है जिससे आग उत्पन्न होती है। तो ये जो पदार्थ हैं वो कौन से हैं, वो तीव्र दहन वाले पदार्थ हैं, यानी इनसे दहन की प्रक्रिया वो तीव्र होती है। ठीक है, तो दहन दो प्रकार के होते हैं, एक तीव्र दहन और दूसरा स्वतः दहन। ठीक है, दोनों की अलग अलग आपको परिभाषा याद करनी है। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम ज्वाला के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो किसके विषय में पढ़ा है, दहन के विषय में पढ़ा है कि दहन क्या होता है, दहन कितने प्रकार का होता है, दहन की प्रक्रिया में कौन से पदार्थ सहायक होते हैं, दहन में काम आने वाले पदार्थ को कौन से पदार्थ कहते हैं, और किसी भी पदार्थ का दहन है वो कब होता है, ज्वलन ताप पर होता है। और ज्वलन ताप या दहन की प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन से कंटेंट आवश्यक है, तीन जो कंटेंट मैंने आपको बताए वो आवश्यक है, और उनमें से किस प्रकार से है वो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता और अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ये मैंने आपको वो इस वीडियो के माध्यम से बताया है। क्लियर? यदि इनमें किसी बात का डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। पाठ को पढ़ करके मेरे वीडियो को सुन करके और वो समझने का प्रयास करें। इसी वीडियो में जो प्रश्न जो आए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।